ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए जाना और बच्चों का जीटीई क्लियर नहीं हो रहा। ये जीटीई है क्या, है ना, और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो इस जीटीई में यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसी देखती है, जिस वजह से हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्रूव या रिफ्यूज़ हो सकता है। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है इसमें जीटीई से रिलेटेड सारी आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनके आंसर दूंगा। मैरिज कितनी पुरानी होनी चाहिए, फंड्स कैसे होने चाहिए, गैप कितना एक्सेप्टेबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज की प्रेजेंटेशन में। तो चलिए जंप करते हैं हमारे लैपटॉप में और ये जो मैंने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना रखी है इसको देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। First of all, how many types of entry requirements do we have in Australia? There are 3 types of requirements. First is academic entry requirements. Second is English language requirements, जिसमें आपका IELTS, TOEFL, PT, whatever you people have done, उसका TRF लगेगा, टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म। एंड थर्ड वन इज GTE रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल्स। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली हैव मेंशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल्स, रीजन बीइंग कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो फर्स्ट वन इज एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर UG। जिन्होंने +2 करा है तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। इफ़ यू पीपल हैव डन योर +2 फ्रॉम CBSE और ICSE बोर्ड्स, देन योर मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट इज 60 to 65%, and that too in the 4 main subjects. 4 subjects means if you people have done non-medical, तो इन दैट केस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, ये आपके 4 मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे। और आपकी जो परसेंटेज है दैट शुड बी 60 to 65%। ठीक है, some university may take 60%, some universities may take more than that. That depends on university to university. And if you have done your +2 from state board, which means from Punjab board or Haryana board, in that case minimum percentage requirement is going to be 65%, again in best 4. Fine. Next we have academic entry requirements of Australian universities for postgraduate. Those who have done graduation, for those these are the entry requirements. And for postgraduate they follow NUSAR guidelines. Now what is NUSAR? It stands for National Office of Overseas Skills Recognition, an Australian government agency assessing levels of overseas qualifications. Fine. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 3 सेक्शंस है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सो व्हाट दे हैव डन इज कि वो जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है वो सेक्शन 1 में डालते हैं, जो उनसे थोड़ी सी कम है वो सेक्शन 2 में आती हैं, जो उनसे कम है वो सेक्शन 3 में आती हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन फ्रॉम सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी करी है, देन आपकी जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहेगी कि अगर आपका 50% भी है तो स्टिल दे वुड गिव यू द एडमिशन, राइट। सेकेंड इज कि अगर सेक्शन 2 है तो आपकी जो परसेंटेज है शुड रेंज बिटवीन 50 to 55%। एंड अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी से की है, देन इट हैज़ टू बी 60% फॉर द एडमिशन। अगेन एंट्री रिक्वायरमेंट्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। कई बार क्या होता है कि आपका प्रोग्राम ही ऐसा हो जाता है कि जैसे आपको अपना नर्सिंग के लिए मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स करने, तो रिक्वायरमेंट्स और बढ़ जाती हैं। ठीक है, नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कि अगर आपने IELTS किया है एंड इफ़ यू हैव डन ग्रेजुएशन, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट इज़ गोइंग टू बी कि आपका ओवरऑल 6.5% होना चाहिए और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होने चाहिए। अगर PTE किया है तो ओवरऑल 58 और नो बैंड लेस देन 50। सिमिलरली अगर TOEFL किया है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, तो आपके ओवरऑल 79 होने चाहिए और किसी में भी 18 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपने +2 किया है तो देन योर IELTS शुड बी 6 ईच। अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो 6 ईच आपको स्कोर करना पड़ेगा। सिमिलरली PTE में, पीएसएन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में 50 ही होगा, और अगर हम TOEFL की बात करें तो ओवरऑल 75 रहेगा और किसी में भी 18 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नीचे आप एक और ये देख रहे होंगे रो है जिसमें ओवरऑल 6 और किसी एक मॉड्यूल में 5.5 एक्सेप्ट हो जाएगा। ये आपके रहते हैं कॉलेजेस में, और कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको एक्सेप्ट कर सकती हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका जो PTE है 50-42, और अगर TOEFL की बात करें 75 to 12। ठीक है,
Next, the most important part of the presentation, GTE. Now, what does GTE stand for? It stands for Genuine Temporary Entrant. इसका मेन पर्पस क्या है कि इनको स्टूडेंट्स फिल्टर करने हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो सभी के सभी जेन्युइन स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। वो ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए कि जिनका मोटो वहाँ पे जाके अर्निंग करने का है। अगर आपका मोटो अर्निंग करने का है तो फिर आपकी जो डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अगर आपका जेन्युइन मोटो स्टडी करने का तो ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर फॉर यू, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जीटीई असेसमेंट इज टू फिल्टर जेन्युइन स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन जेन्युइन वंस। जीटीई असेसमेंट इज कंडक्टेड एट 3 levels. फर्स्ट इज योर कंसल्टेंट, योर एजेंट। सेकंड, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे वो भी आपकी ये जीटीई के पैरामीटर्स कौन से होते हैं कि वो असेसमेंट करते किन बेसिस पे, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। एंड जो थर्ड है वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन वो तो करेंगे ही, ठीक है ना। ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपकी जीटीई असेसमेंट होती है। तो कौन से पैरामीटर्स हैं? ये है ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ द एप्लीकेंट कि आपके एकेडमिक स्कोर्स क्या हैं, परसेंटेज, आपका आइल्स स्कोर क्या है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके क्या सारे एविडेंसेस हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो इसमें फंड्स आप शो करने होते हैं, कितने शो करने होते हैं वो मैंने पार्ट 2 जो बनाई थी उसमें आप देख सकते हैं जाके कि फंड्स शो कितने करने होते हैं। और नेक्स्ट, रेलेवेंस ऑफ द प्रोग्राम टू स्टूडेंट्स एजुकेशनल बैकग्राउंड। इट मीन्स कि इफ़ यू पीपल हैव डन नॉन मेडिकल इन ईयर +2 तो आपका जो रेलेवेंट, और अगर मेडिकल करा तो आपकी जो फील्ड है वो मेडिकल से रिलेटेड ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स अवेयरनेस ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कॉस्ट, यूनिट्स एट्सेट्रा। ये जो चीज़ें हैं कि आपकी जो स्टूडेंट है उसको भी पता होना चाहिए कि उसने अपना ये जो भी प्रोग्राम चूज़ किया है उसमें वो क्या क्या मॉड्यूल्स पढ़ेगा, उसका कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ेगा, उसके बाद उसके क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। Gaps in the student's profile and the evidence he can furnish to explain the reasons। कि अगर आपकी कोई भी गैप है तो उसके आपको प्रॉपर एविडेंस देने होंगे और उनको रीजंस को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स रीजन फॉर चूजिंग नॉट टू स्टडी इन इंडिया। अब ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको एक्सप्लेन करना है कि आप इंडिया में ही क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ना चाहते हैं। आप ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको स्टूडेंट्स रीजंस फॉर चूजिंग टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया कि ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों स्टडी करना चाहते हैं। यू कैन गो टू कैनेडा, यू कैन गो टू यूके, यू कैन गो टू सम अदर कंट्रीज, ठीक है। तो आप ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों आना चाहते हैं तो ये भी आपको अपना एसओपी में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों ली है, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्यों लिया है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आपका मैरिटल स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पाउस। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगा कि जो चाहते हैं कि वो अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं तो उसमें जो स्पाउस है वो +2 नहीं चलेगा, वो एटलीस्ट ग्रेजुएट हो और वो अच्छा एम्प्लॉयड हो, उनके पास अच्छे फाइनेंशियल्स हों। अगर उनकी प्रोफाइल अच्छी होगी तभी आप स्पाउस के साथ जा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा, अपने स्पाउस को साथ लेके नहीं जा पाएंगे, ठीक है। उनकी एनुअल इनकम क्या है, टेन्योर ऑफ मैरिज की आपकी जो मैरिज है कितनी पुरानी है, ठीक है, कितनी होनी चाहिए अभी बताता हूँ। अभी और कौन से पैरामीटर्स हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ल हिस्ट्री की, अगर आपकी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल हिस्ट्री है कि किसी और कंट्री की तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। आपके डिपेंडेंट्स की अगर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल हिस्ट्री है वो भी बताना पड़ेगा। और एप्लीकेंट्स अवेयरनेस अबाउट द कॉस्ट involved during his stay in Australia and how he plans to cover the expenses, कि उसको सारा पता होना चाहिए कि उसका 1 year लिविंग कॉस्ट क्या रहेगी, 1 year उसकी जो फ़ी है वो कितनी है, वो सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स सर्कमस्टांसेस इन इंडिया, इट मीन्स कि आपको जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, और यूजुअली क्या होता है कि +2 पे आपके पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर करते हैं, तो उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है, उनकी जो है सोर्स ऑफ इनकम कैसा है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उनकी ITRs लगती हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सिमिलरली स्टूडेंट्स सर्कमस्टांसेस इन ऑस्ट्रेलिया, कि अगर आपके ऑस्ट्रेलिया में भी कोई रहता है तो वो भी, उनकी भी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी बैकलॉग्स आर एक्सेप्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़। अगर तो बात करें ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ की, ग्रुप 8 क्या है,
मैंने आपको पिछली प्रेजेंटेशन में बताया था कि टोटल ऑस्ट्रेलिया में 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और ग्रुप 8 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे रसल ग्रुप है, नेविटाज है, सिमिलरली ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो 8 यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो बैकलॉग 3 से 4 ही वो एक्सेप्ट करेंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज़ 8 to 12 आपके बैकलॉग्स एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। और ये मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मेंशन करी हैं, जेम्स कुक और CQ यूनिवर्सिटी। ये 20 to 30 बैकलॉग्स भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, डिपेंड करता है अगेन केस टू केस, ठीक है। Next are students with gaps accepted by Australian universities। अगर तो जी आपका गैप लेस देन 1 ईयर है तो आपको कोई भी उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं भी देते हैं, गैप बट 1 ईयर से कम का होना चाहिए, 6 महीने का, 8 महीने का, तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। बट अगर गैप 1 ईयर से ज़्यादा का है देन यू पीपल आर सपोज टू प्रोवाइड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ अ सेटिस्फैक्टरी एविडेंस स्टूडेंट्स मे नॉट रिसीव एन ऑफर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। तो मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उससे जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। अभी कौन कौन से एविडेंसेस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद सैलरी प्रूफ। यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन करी है, सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट्स। तो जितनी भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप बता रहे हैं कि जी मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो कनाडा में तो चल जाता है कि जी आप सैलरी स्लिप्स दिखाते हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होगा। वो बोलेंगे कि अगर आपने यहाँ पे 1 ईयर जॉब की है तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी 1 ईयर की, और उसमें आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है वो आपको हाईलाइट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। Again, internship certificate without salary proof if the duration is less than 6 months. With salary proof if the duration is more than 6 months. कोई मेडिकल इमरजेंसी थी तो उसके लिए भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट्स इन केस ऑफ एनी मेडिकल इश्यूज। और अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं, गेट का, नीट का, इस तरह के, तो आपको उनके भी डिटेल्स देनी होगी अगर आपका उनकी वजह से गैप है तो। नेक्स्ट, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, आर मेरिट स्टूडेंट्स एक्सेप्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज? यस, आंसर इज यस, बट मैरिज शुड बी एटलीस्ट 1 year old at the time of submitting the application. प्रोफाइल ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी गुड, जैसा कि मैंने बताया +2 नहीं चलेगा, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए स्पाउस। प्रोफाइल ऑफ द accompanying spouse should be good, financials should be strong, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये अगर अच्छी होंगी तो भी आप अपने स्पाउस को साथ में लेके जा पाएंगे, ठीक है। Now what are the working rights of international students in Australia? Students can work 40 hours per fortnight, which means कि 20 hours a week, and for some reason अगर आपके 20 hours exhaust नहीं हो पाते हैं उस वीक में तो you can carry it forward to the next week। तो नेक्स्ट वीक में, जैसे इस वीक में मैंने 10 hours किया और 10 hours मेरा अभी मेरे पास बचा है, तो वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ अपने नेक्स्ट वीक में, तो मैं नेक्स्ट वीक 30 hours भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसा कि कनाडा में $10 to $12 पर आवर वेज मिलता है, बट ऑस्ट्रेलिया में $15 to $20 पर आवर आपको वेज मिलता है। एंड कुछ हमारे स्टूडेंट्स गए हैं जिनको $25 to $30 भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना अच्छा, आई मीन यू पीपल कैन अर्न वाइल स्टडिंग कि आप अपना जो है सर्वाइवल अच्छे से कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इसी के साथ हमारी आज की प्रेजेंटेशन होती है ख़त्म, और बहुत जल्द न्यू प्रेजेंटेशन के साथ आऊँगा हर कंट्री की, USA की, जर्मनी की, और ऑस्ट्रेलिया की भी एक और प्रेजेंटेशन होगी, फिर उसके बाद जर्मनी और USA की भी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।